वेलकम एवरीवन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आज हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं जो सीसीएसयू में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। और चैप्टर जो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। किताब का नाम भी हमारा यही है, लीनियर प्रोग्रामिंग, और जो चैप्टर है वो भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो इसमें लगभग 125 क्वेश्चन है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, नॉन रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। कुछ क्वेश्चन किताब से हैं, कुछ क्वेश्चन किताब से बाहर से हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा वाकई में ये देखने चाहिए थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे ये तो हवा में ही हो जाते। सभी तरह का कंटेंट इसमें मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे 2014 के पेपर से और फिर बढ़ते जाएंगे। अगर देखते हैं आज कितना काम हो पाता है, और फिर हो सकता है हमें 1 या 2 क्लास और इसमें लगानी पड़े। हेलो। तो आ जाते हैं इसमें सीसीएसयू क्वेश्चंस फ्रॉम 2014 टू 22। क्वेश्चन नंबर 1, constraints used in linear programming problem are closely related to। पहला ही क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, और 2014 में, जबकि मतलब आप ये मान के चलिए पहला पेपर था उसका और पहला क्वेश्चन, कैसे सिर पे हथौड़ी तरह लगा होगा। मतलब अगर आपको ये नहीं पता तो व्हाई आर यू डूइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, आप इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो अगर आपको यही नहीं पता क्या करना है इसके अंदर। कंस्ट्रेंट यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर क्लोजली रिलेटेड टू। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, रिसोर्स लिमिटेशन। देखो, कॉस्ट लिमिटेशन करना इसका काम नहीं है। कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हो आप, तो कंस्ट्रेंट क्या बताएगा कि आपकी लिमिटेशन क्या है। जैसे हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कंस्ट्रेंट, लेबर कंस्ट्रेंट, कॉस्ट कंस्ट्रेंट वो भी होता है, लेकिन वो क्या है, इन्वेंट्री कंस्ट्रेंट या इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट। तो हर चीज में रुकावटें होती हैं, क्योंकि अगर ये कंस्ट्रेंट्स ना हो, रुकावटें ना हो, तो कॉस्ट आपकी इनफाइनाइटली आप बढ़ा सकते हैं, या कहिए अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कितना भी कर सकते हैं। तो ये जो चीजें ये रिसोर्स लिमिटेशन से आती हैं, कितनी आपकी चीजों में लिमिटेशन है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। Which one of the following is the best answer for feasible reason in a linear programming problem? इनमें से किसको आप बताएंगे कि feasible reason के लिए सबसे बढ़िया आंसर है? It is a reason of getting for objective functions. It is a reason of getting values satisfying constraints and positiveness of variables. फिजिबिलिटी का मतलब पॉजिटिविटी से होता है, और साथ ही साथ जो कंस्ट्रेंट्स वो सेटिस्फाई होने ही चाहिए, तभी फिजिबल सॉल्यूशन होता है। इट इज ए रीजन ऑफ गेटिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज, ऑलवेज कह दे तो भी गलत। इट इज ए रीजन ऑफ गेटिंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑलवेज। जब भी कहीं ऑलवेज वर्ड इस्तेमाल हो, इसी किताब में नहीं, किसी भी चैप्टर में, कहीं भी एमसीक्यू में अगर ऑलवेज देख रहे हैं आप, तो उसको दोबारा चेक करना चाहिए। मतलब कि ऑलवेज में ज्यादातर ये होते हैं कि वो चीजें नहीं हो पाती हैं। ऑलवेज होने पर ज्यादातर चीजें ऐसी होती है, नेगेट होती हैं, कि वो हमेशा नहीं होगा। तो खैर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, क्योंकि फिजिबिलिटी के लिए आपको कंस्टेंट सेटिस्फाई भी होने चाहिए और साथ साथ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। सपोज द एलपीपी इज टू मैक्सिमाइज जेड, आई इज इक्वल टू 1 to n सी आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे एक्स जे लेस देन इक्वल टू, जो भी चीज यहां रही हो, यहाँ पे शायद कुछ हट गया है, और बी आई रहा होगा, बी आई है यहाँ पर, यहाँ बी आई रहेगा। मैं यहाँ पर इसको कर देता हूं लेस देन इक्वल टू बी आई, बीजे सॉरी, ये यहां रहेगा बीजे, ठीक है। और j is equal to 1 to m can be written as then sj surplus variable, slack variable, decision variable, none of these। कौन सा वेरिएबल होना चाहिए ये? लेस देन इक्वल टू का साइन है, प्लस वाला आपने डाला है, 100% स्लैक वेरिएबल है ये। स्लैक वेरिएबल वो होते हैं जो स्लैकनेस को दूर करते हैं, कमी को दूर करते हैं। तो कमी क्या थी इसमें? इसमें कुछ कम है, लेस देन इक्वल टू बीजे, कुछ कम है, तो कुछ जोड़ोगे तो वो बराबरी पे आएगा। अब जोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव वेरिएबल होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्ट वेरिएबल हो चाहे सरप्लस वेरिएबल हो, दोनों नॉन नेगेटिव होते हैं, दोनों नॉन नेगेटिव होते हैं। लेकिन सरप्लस वेरिएबल नेगेटिव साइन के साथ आता है और स्लैक वेरिएबल पॉजिटिव साइन के साथ आता है, और दोनों ही इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। स्लैक वेरिएबल के लेस इक्वल टू साइन दिख रहा होगा, सरप्लस के लिए ग्रेटर इक्वल टू साइन दिख रहा होगा। ये सवाल अगर सरप्लस स्लैक दोनों मिला लिया जाए, कम से कम 12 बार ये सवाल आएगा, यानी हर पेपर में एक से ज्यादा बार दिखेगा। In graphical method, area bounded by equations of constraints is called feasible reason। constraints में ना, constraint जो आप लिखते हो वो तो आ ही गए, साथ ही साथ जो नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो भी constraints हैं, constraint का हिस्सा है।
क्या आप नेगेटिव नहीं होने दे रहे, वो भी तो रुकावटें हैं, कुछ भी हो जाता नहीं तो। 5. If the value of the objective function increased or decreased indefinitely, then the solution of LPP is, यानी आप अगर सॉल्यूशन कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी घटा सकते हो, तो क्या होगा सॉल्यूशन? अनबाउंडेड। सीधी सी बात है, ये तो मतलब कोई कुछ इस तरह के सवाल हैं, आपने 50% तो टॉपिक पढ़ा हुआ है और 50% आपकी कॉन्शियसनेस काम कर रही है, तो आपके 75% क्वेश्चन सही हो जाएंगे, समझ रहे? 50% आपको टॉपिक आता है, 50% आप कॉन्शियस हैं, 75% सवाल हो जाएंगे, बाकी 25 के लिए फिर पूरा पढ़ना चाहिए। कल एक कॉल आया था कि सर कैसे करें तैयारी, हमारा तो कुछ भी तैयार नहीं है, और लड़की रोने को तैयार हो रही थी, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। मैंने, ऐसा है, पहले 3 घंटे देने पड़ेंगे आपको डेली, अगर आपने कुछ भी नहीं करा है। 1 घंटा तो जो क्लास चलेगी उसको पकड़ना है, तो अब चल रही, अब से बात है, आज से। और 1 घंटा पहले आप केवल एक नॉवल रीडिंग लगाइए। नॉवल रीडिंग कैसी होती है? जैसे आप उपन्यास पढ़ते हैं, अगर कोई कहानी किताब पढ़ी हो आपने, स्टोरी के रूप में जो पढ़ते हैं हम, कैसे पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ सकते हैं ना उसे, या कोई स्टेप समझ नहीं आया, कोई पीछे गई चीज तो ध्यान में आ जाती है, लेकिन हम एक ही बार पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, तो एक ही बार पढ़ना है। हो सकता है उसमें आपको 50% समझ में आए, 40% समझ में आए, कुछ आएगा, कम से कम ये पता चलेगा हेडलाइंस क्या है, उतना पढ़ जाओ। 1 घंटे में आप इतना पढ़ जाएंगे। और कहां से पढ़ना है? जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं, तो वो सारे सॉर्टेड आउट हैं। आप बुक से पढ़ेंगे तो और ज्यादा बेचैन हो जाओगे, तो जो वहां पे पढ़ाया गया वो जरूरी जो काम का है ना, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और आसान है पढ़ने में, वो दिया हुआ है। आप लोगों ने पढ़ के देखा तो पता होगा आपको, वो पढ़िए। 1 घंटा इसे करिए, फिर उसके बाद में 1 घंटा और दो। अब आपको पता चल जाएगा जो आपने पढ़ा था और जो अब यहां सवाल कर ले उसमें मैचिंग क्या हो रही है, और क्या चीज मिसमैचिंग हो रही है, क्या छूट गई है आपकी, क्योंकि वही चीज बार बार आएगी सामने। अब मान लो बेसिक सॉल्यूशन निकालने वाला तरीका है, अब अगर मान लो इसमें आपने देख लिया 20 बार सवाल आ गया वो, और आपको नहीं आता है, जाके देखो ना बेसिक सॉल्यूशन कैसे निकाला गया है, 20 बार आ रहा है भाई, तो करना पड़ेगा वो, और आराम से हो जाएगा। आपको डी जनरेट नॉन डी जनरेट में अंतर नहीं पता, देखो ना इसमें कितनी बार आ गया, तो आपको पता चल जाएगा भाई इसकी वेटेज है तो करेंगे इसको हम, और वो चीज आसानी से आप पकड़ सकते हो। तो 3 घंटे अगर आप लगाते हैं एक चैप्टर, मतलब एक दिन में 3 घंटे लगा दिए आपने, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा सारा काम, इससे कम में नहीं हो सकता, 3 घंटे तो लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस वेरिएबल इन फिजिबल सॉल्यूशन आर। ये थोड़ा सा मुझे सवाल हटके लग रहा है, या समझिए आप ही समझो क्या कह रहा है। कह रहा कंट्रीब्यूशन जो सरप्लस वेरिएबल का फिजिबल सॉल्यूशन में क्या होता है, योगदान क्या होता है। सरप्लस वेरिएबल देखो माइनस साइन के साथ आता है, -1 उसका कोफिशिएंट है, तो या तो ये लिखते हैं -1 कोफिशिएंट के साथ। ये कह रहा है योगदान क्या है उसका फिजिबल सॉल्यूशन में, कोई योगदान नहीं है, फिजिबल सॉल्यूशन का कोई योगदान नहीं है। तो अगर हम बिल्कुल ये मान के चलें कि बहुत ही समझदारी सवाल बनाया गया है, ठीक है ना, ऊपरी सवाल नहीं है, तो 0 इसका आंसर है, और 0 ही लगाएंगे। हम ये क्यों मान के चले कि हमारे जो पेपर बनाने वाले हैं वो लल्लू टाइप के हैं, हम ऐसा नहीं मान सकते, ठीक है ना। हम तो कहेंगे बहुत ही बढ़िया सवाल बनाया है, बारीकी से जांच हो रही है। तो सरप्लस वेरिएबल का योगदान कुछ होता ही नहीं विजुअल सॉल्यूशन में। विजुअल सॉल्यूशन कहां निकालते थे आप, कहां पे देखते थे, रीजन कहां बनाते थे, वो बनाते थे आप ग्राफिकल में, और वहां तक तो कभी सिलेक्ट सरप्लस पहुंचे ही नहीं, ठीक है ना। तो 0 उसका कोई योगदान नहीं होता, वो तो जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं वहां यूज होते हैं, और उसमें भी आंसर कहां छोड़ा जाता है, आंसर तो वो बताते हो ना आप, जैसे x1 x2 वेरिएबल है, आपने 2 वेरिएबल और डाल दिए x3 x4, लेकिन आंसर तो x1 x2 के रूप में ही आएगा, चाहे एक वेरिएबल 0 ही क्यों ना हो जाए। तो उनका मान तो दिया ही नहीं जाता कभी भी सिलेक्ट सरप्लस वेरिएबल का, तो उनका योगदान अगर हम कहें फिजिकल सॉल्यूशन में नहीं है। तो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी, मिनिमाइज z ये दिया है और ये दिया है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड कह रहा है लोअर वर्टेक्स, अपर वर्टेक्स, मिडिल पार्ट। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा तभी आ सकता है इसका आंसर। तो ठीक है, ये मानते हुए कि बहुत सारे लोग नए हैं इस समय, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं इसको, लेकिन करेंगे हम थोड़ा सा फास्ट ही। यहां पर जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, पहले हमें इन्हें इक्वेलिटीज में कन्वर्ट करना होता है। जब आप इन्हें इक्वेलिटी में कन्वर्ट कर लोगे तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, और लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में है उनको हमेशा एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इन तीनों को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस बना लेंगे, लेकिन ये साइन जो है ग्रेटर इक्वल टू के साइन है, तो ये जो है रीजन है लाइन के एक तरफ का, चाहे एक तरफ इधर की तरफ लो चाहे पीछे तरफ लो, दोनों तरफ में से एक तरफ का रीजन होगा, इंक्लूडिंग लाइन, क्योंकि इक्वल टू भी आ रहा है।
तो ऐसे में आपको वो रीजन चाहिए, और जो इनका कॉमन रीजन होगा वो हमारा अभीष्ट रीजन होगा जो हमें चाहिए। x1 x2 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी अगर आपने x1 एक्सेस बनाई, x2 एक्सेस बनाई, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी में जो पोर्शन आएगा वो लेना है। और उसमें जैसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात कही है, जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो मिनिमाइज होता है या मैक्सिमाइज, दोनों में से कोई सी भी चीज हो। मिनिमाइज भी उन्हीं पर होगा, उनमें से किसी एक पर, और मैक्सिमाइज उन्हीं में से होगा। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट मेथड। हर एक ग्राफिकल मेथड एक कॉर्नर पॉइंट मेथड, हाँ ग्राफिकल मेथड जो है कॉर्नर पॉइंट होगा, कॉर्नर पॉइंट तो ग्राफिकल होता ही है, लेकिन एक और होता है आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड, वो भी ग्राफिकल मेथड होते हैं। तो अब जरा इसको हम लेके चलें। हमारा जो है 5 10 10 तक जा रहा है, तो एक काम कर लो, x1 0 करेंगे, x2 10 तक जा रहा है, तो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, पहले से ड्रॉ करते हैं। x2 को 0 करेंगे, 1 2 3 4 5, चलिए x2 को 0 करा, s1 का मान आया 2, तो ये आपको यही मिल गया। फिर आपने करा x1 को 0, x2 को मान आया 10, तो 2 4 6 8 10, ये यहां आ गया। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है वो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी, इसके रिप्रेजेंट होने वाली। थोड़ी सी ये लहरा गई है, थोड़ी सी हवा तेज चल रही है ना, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं इसे। चलो जी, ये बन गई लाइन, लेकिन ये लाइन इस रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इसके या तो इधर का रीजन या इधर का रीजन। हमें देखना है कौन सा वाला रीजन। उसके लिए सबसे बढ़िया पॉइंट होता है ओरिजिन। 0 0 डालो, क्या 0 0 करने से 0 10 से बड़ा दिखाई दे रहा है? ये तो क्या ये सही है बात? गलत है, 0 10 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी 0 0 वाला रीजन नहीं है, इससे इधर वाला रीजन है। तो ये वाला पोर्शन हमारा वो रीजन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे आ जाओ, x1 को 0 करा तो x2 का बनाया 6, x2 को 0 करा तो x1 मान 6, और अब इसको मिला लेते हैं दोनों को। ये भी ऊपर का रीजन होगा सेम, उन्हीं कारणों से 0 0 रखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसे। तीसरा, x1 को 0 करा, x1 0 करा तो x2 का मान आया 1/2। 1/2 बहुत छोटा सा है भाई, थोड़ा सा मैं ऊपर लूंगा जैसे कुछ दिखाई तो दे। 1/2 आएगा ना x2 का मान, और x2 को 0 का x1 2 यहीं आ गया, यानी छोटू सा ये पार्ट यहां मिल रहा है। चलो ये भी देखें किधर का है, ये भी ऊपर का ही पोर्शन है। अब आपका सारा पोर्शन ऊपर 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 ही है, कॉमन पोर्शन लेना है, तो कॉमन पोर्शन लोगे तो आपका ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। कॉमन पोर्शन अगर लेंगे तो वो ये रीजन है। बताइए, ये बात समझ में आ रही है? सबके ऊपर रीजन लेना है। अब क्या पूछा है इन्होंने, मिनिमाइज कौन सा कर रहा है। मिनिमाइज करने के लिए एक बढ़िया तरीका होता है आइसो कॉस्ट लाइन मेथड, वरना तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट आए आपके पास, 1 2 और ये 3, इन 3 में से किसी एक पर आपका मिनिमम सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मिनिमाइज की, तो आप किसी लाइन के थ्रू अंदर घुसेंगे, चलो 3 पर निकाल लो, जा सही है, अभी ले लेंगे अगर आइसो कॉस्ट लाइन मेथड आता है। ये पॉइंट है 6,0, ये पॉइंट है 0,10, और ये पॉइंट मुझे बता दो कितना आ रहा है। इन दोनों का ये सॉल्यूशन है, पहले और दूसरे का। 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, और दूसरा है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। माइनस किया, 4x1 इज इक्वल टू 4, x1 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, 1 यहां डालोगे 5 आ गया, तो 1,5 ये पॉइंट हो गया जी। अब देख लो जरा, 6,0 डाला तो 6 तिया 18, z का मान 18, यहां z का मान 20, और यहां z का मान
3 और 10 13, चेक करना जरा, सही कर रहा हूं मैं। 6 डालेंगे 18, 1,5 डाला तो 1 3 5 दूनी 10 13, और यहां डाला 10, 10 डालते 20 हो गया। तो इस पर है, तो अब देख लो इसमें लोअर वर्टेक्स, अपर वर्टेक्स या मिडिल रीजन, कौन सा वाला? अपर वर्टेक्स। अब इतनी चीज के लिए इन्होंने इतनी मेहनत करवा ली, लेकिन अब ये सवाल आप लोग जरा इसका फोटो क्लिक कर लो। अगर रिपीट हुआ तो इस डायग्राम की मैं हेल्प ले लूंगा और आपसे ही लूंगा हेल्प। तो रिवीजन बार बार एक सवाल करने से क्या फायदा होगा? अगर सवाल आता है तो फिर हम इसको यहां से इसको इसकी जितनी वैल्यू से यूज कर लेंगे उन्हें। हो गया? नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो लोग जुड़े हुए हैं इस पर जरा देखते रहना, कोई कमेंट्स आ रहे हो तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रहे हैं किसी कमेंट? हाँ जी। द एलपीपी टू मैक्सिमाइज जेड, द एलपीपी टू मैक्सिमाइज जेड, जेड इज इक्वल टू 9x1 प्लस 10x2। हाँ जी, लो जी रिवर्स किया, पूछो, बोलो पूजा जी। हैं? अच्छा, हाँ ये बात भी सही है। हाँ ये बात भी सही है, गलती हो गई है इसमें, गलती हो गई है। इन्होंने पूछा मिनिमम, हम मैक्सिमम चले गए। दिमाग में मैक्सिमम का चलता है ना। देखो जी, ऐसी तो हो जाती हैं गलतियां, पहले से हटाएं। चलो जी, तो यहां पर हमारे पास मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम वैल्यू है 13। ठीक है, तो मिडिल पार्ट, चलो जी सुधरवा दी गई गलती। ठीक है, और ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा आपको, कुछ भगवान के हाथ में भी रहता है ना। आप और जल्दी जाग गए, मिडिल पार्ट कैसे हो गया? ये 20, ये 13, ये 18, मिनिमम कौन सा है? मिनिमम पूछा है हमने, मैक्सिमम लगा दिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 8, द एलपीपी टू मैक्सिमाइज जेड 9x1 प्लस 10x2 सब्जेक्टेड टू द कंडीशन, ये दो कंडीशंस हैं अटेंड। अब इसमें कह रहे हैं कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी और डिजेनरेसी। डिजेनरेसी आप लोग जानते हो, ये तीन शब्द को जरा कम जानते हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर एक भी सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, यानी एक भी फिजिबल सॉल्यूशन मिल रहा है तो फिर कंसिस्टेंट है। और अगर एक भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इनकंसिस्टेंट, यानी कुछ आपस में तालमेल ही नहीं है। ठीक है ना, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और रिडंडेंसी, रिडंडेंसी में कोई कंस्टेंट, कम से कम एक कंस्टेंट बेकार हो जाता है, एक कंस्टेंट ऐसा हो जो बेकार हो जाएगा। दिखाऊं एक को, जरा देखना, इसमें कोई रिडंडेंट है? ये वाला कंस्टेंट रिडंडेंट है, ये बेकार हो गया, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी क्योंकि जो रीजन बन रहा है इन दोनों से बन गया, ये वाला कंस्टेंट रिडंडेंट है, तो ये रिडंडेंसी इस तरह से आ जाती है। तो अब आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, तभी पता चलेगा ये रिडंडेंट है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिजेनरेट है। डिजेनरेट देख लेंगे। तो पहले आइए जरा इसको इसको यहां पर, ये है हमारा कितने तक जाएगा? 60 तक जाएगा ये, एक्शन जीरो करते ही। तो 10-10 के टुकड़े बना लेते हैं, और 60 जाएगा ये वाला, 20 40 और 60, 20 40 60। तो इसको लीजिए, x2 को जीरो करा तो x1 का 30, तो यहां कहीं आ गया। x1 जीरो का x2 का 60, यहां कहीं आ गया, और इन दोनों को हमने मिला दिया। ये आ गया आपका कौन सा वाला भला? ये वाला, ये सेकंड वाला है। और रीजन कौन सा लोगे? रीजन ऊपर का होगा, रीजन ऊपर का। और ये वाला x2 को जीरो करा तो x1 का मान 5, x1 का मान 5 यहां ले लिया, और x2 को जीरो करा, x1 जीरो करा तो x2 मान 10 यहां कहीं आ गया। ये आ गई जी लाइन, ये पहले वाले कंस्टेंट की है, ये दूसरे वाले कंस्टेंट की है। अब इसमें रीजन कौन सा वाला है? इसमें कह रहा है लेस देन इक्वल टू, तो ओरिजिन वाला लेना पड़ेगा, तो नीचे वाला पोर्शन हो गया।
देखना, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कोई जंक्शन ही नहीं है, यानी कोई भी इनका सॉल्यूशन कॉमन नहीं है, यानी फिजिबल रीजन नहीं है किसी भी तरीके का। इनकंसिस्टेंसी, ठीक है ना, शब्दों के हिसाब से देखें, इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल कहीं कोई बात मिल ही नहीं रही, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक भी सॉल्यूशन अगर आता तो मैं कंसिस्टेंट कहता हूं उसे। रिडंडेंसी बताया मैंने आपको, अगर कोई सा कंस्टेंट बेकार हो जाए, बेकार का मतलब भी ना, देखो आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हो जो बता रहा हूं, ये कंस्टेंट ऐसा है जो बेकार हो गया, अगर देखो आपको रीजन मिल रहा है, इन दोनों से मिल रहा है ना, इसका कोई रोल नहीं है, अगर ये ना भी होता तो मेरा रीजन वही आता। तो ऐसे कंस्ट्रेंट जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विजुअल रीजन पर, वो रिडंडेंट है। आगे भी ये चीज आएगी, तो चलिए इसमें हमारा ऑप्शन हो गया इनकंसिस्टेंसी। आइसो कॉस्ट मेथड फॉर एलपीपी इज ग्राफिकल मेथड, सभी ग्राफिकल मेथड है। नेक्स्ट कंसिडर, अच्छा एक चीज और मैं ध्यान दिलाऊं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, ये तो आइसो कॉस्ट मेथड लिखा हुआ है, लेकिन कई बार क्या होगा, डिजेनरेसी के क्वेश्चंस हैं, नॉन डिजेनरेसी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें कुछ तो क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे आपको। मैंने अपनी बुद्धि लगा के जो मुझसे सही लगा वो मैंने इसमें डाल दिए, और डिजेनरेसी का चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है, तो जो मुझे लगता है कि उसी चैप्टर कंटेंट होना चाहिए मैंने उसमें डाल दिया। तो हो सकता है आपको फील हो जी यहाँ पढ़ लेना चाहिए था, या यहाँ वाला सवाल वहां होना चाहिए था, कि हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, छोड़ नहीं देंगे, सब करेंगे, थोड़ा तो एक भी सवाल नहीं है, सारे सवाल आए हैं आपके। कंसिडर द एलपीपी टू मैक्सिमाइज जेड सब्जेक्टेड टू दिस, ये दो हमारे कंस्ट्रेंट, और कह रहे हैं मैक्सिमाइज करना है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट सॉल्यूशन ग्राफिकली एट, पॉइंट ही पूछ लिया है, तो फिर से सॉल्यूशन ही करना है। देखो अगर आप जल्दी से फटाफट हेल्प करवाओ, सॉल्यूशन करवाओ इसका, जो लोग ऑनलाइन है वो भी कराइए, और आप लोग भी कराइए, है जी। नाइन्थ वाले का सी बता रही हैं बुलबुल, नाइन्थ वाले का सी, नाइन्थ वाले का सी बिल्कुल सही बताया जी, हमने भी सही लगाया। वैसे एक तरीका है साहब, हम क्यों जाएं इसके ग्राफिकल पर, हम क्यों ना ये मान चेक करें कौन सा बड़ा दे रहा है, उसके बाद में ये भी चेक कर लेना कंसेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मतलब आप ये देख लो, 44 इंटू 2 88, 88 और 44 बड़ा हो गया इससे, तो ये तो बेकार हो, ये वाला बेकार हो गया ऑप्शन, सेटिस्फाई भी तो होना चाहिए कंस्टेंट, फिर जो बचेगा सॉल्यूशन होगा। अब डी ये वाला देख लो, कोई सा भी देख लो, ये 44 लोग, ये भी 88 और 16, ये भी बड़ा हो गया, ये भी बेकार हो गया, डी वाला, डी वाला है 44 इंटू 88, 88 वाले 104, हाँ 104 पे तो आ रहा है, 104 बच रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, आपने कर लिया तो सही है। 44 करते ही 44 इंटू 6 कितना आया, ये जेड का मान कितना आया इस पर, अरे बता दो, 50 छिक्के 300, 300 में से 36 हटाओ तो 264, 264 और प्लस प्लस 11 छिक्के 66, बताना कैसे करा है, तो ये होगा 70 और 30, 330, सॉल्व भी करा पूरा आपने, है ना, ना 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 ऐसे में देखो वो टाइम ज्यादा लगेगा, 16 और 11, अच्छा मैंने 6 से कर दिया, देखना कितना आ रहा है, अरे बताओ कितना आया मान इसका देवी जी, ये तो बताओ, चलो ये वाला आ गया है, तो मैं आपके सामर्थ्य में छोड़ता हूं, आप लोग कह रहे हो तो इसको मैं लगा देता हूं, 440 आ रहा है, चलो ठीक है, स्टूडेंट ही जाते जो होते हैं, मैं तो आपके क्वेश्चन सही मान रहा हूँ। चलो जी डी वाला ऑप्शन, करना क्या है, अब जो लोग लिमिटेड रिसोर्सेज से कर रहे हो, आप ये चारों पॉइंट चेक करो, इन दोनों कौन सेटिस्फाई करा रहे हैं, जो सेटिस्फाई करा रहा है, जो सेटिस्फाई करा रहे हैं, जो उनको यहां रखो, जो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा वो आंसर, ठीक है ना। देखो ये आराम से चेक नहीं हो गया, ये तो इसमें है ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हटा दो, इसको कह रहे हो 16 छिक्के 96 और 440, हाँ ऐसे भी कर लीजिए, कह रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसे दिखा देंगे, लेकिन क्या पता वो पॉइंट आपका ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, इंटरसेक्शन से, और जहां ये लोग ये मिल रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वो पॉइंट भी तो आएंगे। अब ये क्यों मान के चल रहे हो कि इनके इंटरसेक्शन जो पॉइंट आएगा वही आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा,
ये तो बेईमानी हो गई। सवाल का आंसर पता है आपको पहले से। 10th का ए बता रहे, अब मैं सॉल्व करूंगा, अब नहीं चलेगा काम। एक ने बताया 10th का ए ऑनलाइन वालों ने, ऑफलाइन वाले बता रहे डी। अब करो सॉल्व, चलो बताओ फटाफट। जेड का मान बताइए, 16 छिक्का 96। अब सॉल्व करना पड़ेगा। जेड ए वाले पर, हाँ जी कितना, 16 6 96। हम मतलब ये देखना मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, निकाल ही लेते हैं। या इसको देख लो, सर्टिफाई जो कर रहा हो उसे छोड़ दो, जो नहीं कर रहा छोड़ दो उसे। जैसे इस वाले को देखा, 44,44, 44 दूनी 88, और ये नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर 16 इंटू 16, जरा इस वाले में देख लें, 16 ये कर रहा है सेटिस्फाई, और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 16 दूनी 32, और 16 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 16 44, 44 दूनी 88, ये नहीं कर रहा है इसको सेटिस्फाई, तो ये गलत हो गया। ठीक है, डी वाले को भी देख लेते हैं। डी वाला करेगा 44 और 88, 88 16 104, 44 44 और 32, 44 और 32, 44 32 कितने हो गए, 76 ही हो रहा है। ये भी कर रहा है, तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा आपको जेड के लिए, क्योंकि दोनों आंसर दे रहे हैं। तो 16 छिक्का 96, और 16 इंटू 11 160, 160 और 11 160 और 16 176, यही हुआ ना। और 176 में 90 जोड़ दो तो ये हो गए 266, 266 272, और यहां पर 44 और इसमें 16 में ये वाला, यानी जेड डी 44 इंटू 6, 440 सारा टोटल ये, तो फिर तो यही ऑप्शन है डी। मैक्सिमम करना है, इन दोनों पर सॉल्यूशन आ रहा है, ये दोनों है नहीं क्योंकि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं है। बड़ा, जो बड़ा आएगा, बड़ा आएगा, बड़ा चाहिए ना, मैं तो कितना तो वो कह नहीं सकते पहले से। ठीक है चले आगे, सेटिस्फाइड। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, एलपीपी का सॉल्यूशन चाहिए टू मैक्सिमाइज जेड, और यहां पर कंस्ट्रेंट, दो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, x1 + x2 = 1, 3x1 + x2 = 4। तो फिर से वही सब कहानी है, फिर से वही कहानी है। तो आप ये देखें, देखो जेड का मान ये आ रहा है सबसे बड़ा, थोड़ा काम आसान कर दिया। 1 1 डालो, 1 1 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 1 नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक, 1 0 वाला देख लेते हैं, z = 2 r, 3 वाले देखो ना पहले, 3 वाले देखो पहले, 3 वाले देखो, तो 3 वाले देखो, 3 आ भी रहा है, 3 आ रहा है। और जब 0 1 डाला ये सेटिस्फाइड, 0 1 डाला ये भी सेटिस्फाइड, यही आंसर है ना। नेक्स्ट, in an LPP the number of decision variables are m, the number of constraints are n, then the matrix A of LPP is of the form, मैट्रिक्स ऑफ, देखो आप जो डिसीजन वेरिएबल्स लिखते हो यहां पर रहते हैं वो x1 x2 x3 कॉलम बनाते हैं वो, और जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं यहां पर आते हैं कंस्ट्रेंट्स, तो 1 2 3 ऐसे कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो आप कैसे लिखते हो, रो बाई कॉलम काउंट करते हो किसी मैट्रिक्स को, तो रो रो है आपके पास कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स है n, तो n क्रॉस m, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं बाई कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से काउंट करते हैं। मैंने जो आपको नोट्स लिखवाए हैं और जो बुक में भी दिया हुआ वो m क्रॉस n में है, ये थोड़ा पलटा है इन्होंने, शायद जान के करा होगा। इनिशियल ईयर्स हैं 14 में, 14 साल, क्या नाम है, 2014 का पेपर है, तो हो सकता कुछ खेल करा हो। If in LPP the number of decision variables are 3, the number of constraints is only 1, then the solution will be, वेरिएबल ज्यादा है कंस्ट्रेंट कम है, वेरिएबल ज्यादा है कंस्ट्रेंट कम है, ये होना ही चाहिए। अगर वेरिएबल ज्यादा ना हो कंस्ट्रेंट से तो आपका सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, वेरिएबल 3 और सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यूजुअली का मतलब ये है कि 99% क्वेश्चंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हाँ, उनमें से ऑप्टिमल कौन सा है, उनमें से बेसिक फिजिबल कौन सा है, वो फिर आगे की चीजें हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब फिजिबल सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन कहेगा उसका फिजिबल सॉल्यूशन। और ये भी ध्यान रखना, अगर कभी कहे कि फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन नहीं आ रहा मींस सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट,
सरप्लस वेरिएबल इज यूज्ड इन इनइक्वालिटी हैविंग द साइन। कौन सा? ये सब तो मैंने बात थोड़ी देर पहले बता दिया था। Which variables are used in graphical solution? Which variables are used in graphical solution? ग्राफिकल सॉल्यूशन कोई सा यूज होता है इनमें से तीनों में से? नन ऑफ दीज। ग्राफिकल में ना स्लैक होता, ना सरप्लस होता, ना आर्टिफिशियल होता। ये सब तो सिंप्लेक्स में आएंगे अब, अगला जब करेंगे। कंसिडर एन एलपीपी टू मैक्सिमाइज जेड। और कह रहे हैं बाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड, बिना देखो बिना रीजन नहीं पता चलेगा, तो इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर आपने x2 को 0 करा तो x1 1 आया, यहां ले लेता हूं मैं, और x1 0 करा तो x2 का मान आया माइनस के 2। तो माइनस का 2 थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा इसका रीजन। तो ये आप 1 ले लो, और 2 में 1 और 2 यहां ले लेता हूं। x1 0 x2 माइनस 2, इन दोनों मिलाते हुए जो लाइन बनेगी वो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा इसका। चलो थोड़ी लहराती हुई लाइन है ये आ गई। और इसमें रीजन कौन सा लेना है? ऑरिजिन की तरफ का। तो ये लाइन ऊपरी तरफ का रीजन आप बना दो। x1 लेस देन इक्वल टू 4, x1 लेस देन इक्वल टू 4, ये हमने बनाया था शायद, तो बनाया था एक एक 2 3 4, अंदाज से ऐसे ले लो। और x1 लेस देन इक्वल टू 4 इधर का पोर्शन हो गया। क्या कह रहे हैं? तो आपके पास जो रीजन है ये कॉमन रीजन आएगा इधर का। भाई फिजिबिलिटी तो लेनी है, जब फिजिबिलिटी लेनी है तो जो रीजन बना आपका वो ये रीजन है, ये सारा रीजन है। विजिबिलिटी लेते हो क्यों? इसके इधर का, इसके इधर का, ये पूरा रीजन। अब क्या कह रहे हैं? बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। फिर देखें, मैक्सिमम की बात कर रहा है तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से? अच्छा ये मान देखो, ये क्या आप इसे कितना बढ़ा सकते हो? अगर मैं x1 x2 के मान देख रहा हूं तो x1 x2 कितने बढ़ा सकते हैं आप इसमें? क्योंकि इसमें x1 का मान भी बढ़ रहा है, x2 मान भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप x1 के मान की बात करो तो x1 का मान उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना x2 का मान बढ़ रहा है। इसी पॉइंट पर देखेंगे ये तेजी से बढ़ रहा है, ये टेढ़ा हो गया ना। एक कॉमन सेंस की बात ले लो, आप किसी पॉइंट पर लोगे ये वैल्यू ज्यादा होगी, इधर वैल्यू कम होगी x1 एक्सेस पर, तो ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ी देर के बाद ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, x2 का मान बड़ा होना शुरू हो जाएगा, नहीं वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी इसको आप इंडेफिनेटली नहीं बढ़ा सकते। तो रीजन जरूर अनबाउंडेड है लेकिन सॉल्यूशन बाउंडेड, सॉल्यूशन बाउंडेड है, सॉल्यूशन बाउंडेड है। सॉल्यूशन बाउंडेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन रीजन की बात, रीजन अनबाउंडेड आ गया है। वैसे इसमें गलत कर दिया है इन्होंने, क्योंकि बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आएगा, बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आएगा, और साथ साथ अनबाउंडेड रीजन भी है। रीजन अनबाउंडेड होने के बावजूद ये जो वैल्यूज दे रखी हैं इसकी वजह से इसका मान कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर डिफरेंस आ गया ना। अगर यही प्लस का होता तो फिर हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसे में यहां पर जो अनबाउंडेड रीजन है वो पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, इसको तो लगाना ही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, ये भी ठीक है, फिर भी किसी एक को लगा रहा हूं तो अनबाउंडेड रीजन लगाना। ठीक है, नेक्स्ट। If m and n are decision variables and constraints in an LPP, then the number of basic variables are m decision variables and constraints, m variables and constraints, m variables and constraints। क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, वेरिएबल या कंस्ट्रेंट? वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए। तो m माइनस एन वेरिएबल को 0 करते हो आप, तो जो बचे हुए वेरिएबल हैं वो हो गए n, उनको आपको रखना है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास वेरिएबल्स तो है 5 और कंस्ट्रेंट्स हैं मान लीजिए 2, ठीक है। तो वेरिएबल्स अगर 5 है तो वेरिएबल है हमारे n और कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे 2 यानी m। उल्टा बोल दिया, उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो वेरिएबल्स हैं m और ये है n। तो वेरिएबल्स की संख्या में से आप
कंस्ट्रेंट्स का माइनस करेंगे, इतने वेरिएबल जीरो किए जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन लाने के लिए। और बचेंगे कितने? आपने जो वेरिएबल जीरो करे, जीरो वेरिएबल्स हो गए आपके m माइनस एन, यानी 5 माइनस 2 बचे कितने? 3। और तीन क्या चीज है बचे हुए? 5 माइनस 2 3। तो कितने वेरिएबल बच गए वहां पर? 3 वेरिएबल जीरो कर लिए ना आपने, तो कितने वेरिएबल बचे? 2। 2 क्या है? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स यानी n, तो n आप लगा देंगे। जब भी कभी कंफ्यूजन हो, एक न्यूमेरिकल से मान देकर के ना कर लो उसे, क्योंकि इन्होंने ना दोनों चीज बदल दी हैं, m और n। जो हमने पढ़ा है उससे थोड़ा सा चीजें देखने में परेशानी लगती है फिर उस समय, जरा सा पलटते ही। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? 17वां। 2014 में 17 सवाल आ चुके हैं, एक और 18वां। Which of the following is a valid objective function for LPP? Valid objective function for LPP. Valid कौन सा वाला? Valid, correct। ये क्यों नहीं है ये तीनों? क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लीनियर होने चाहिए थे, ये भी लीनियर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दो दो पावर आ गई। तो ये हमारा बी ऑप्शन। लो जी 19वां सवाल 2014 का ही है। An LPP of how many variables can be solved graphically? 2 वेरिएबल तक। 3 का भी कहा गया है, लेकिन वो बहुत ही रेयर कंडीशंस में है। अगर सवाल आ जाए 2 ही लगाना। आपने एक भी सवाल नहीं करा 3 वेरिएबल का। एक जगह लिखा गया है कि 3 वेरिएबल कर सकते हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल वाले आपने क्वेश्चंस बनाए हैं 3D ज्योमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई है कि 3 वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, लेकिन वो आसान नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करेगी वो। चलो जी 19 सवाल, 20वां सवाल फिर से 14 का। A basic solution of an LPP is said to be non-degenerate basic solution. Non-degenerate basic solution. Basic solution non-degenerate हो जाए, तो non-degenerate होने के लिए कोई भी basic variable जीरो नहीं होना चाहिए। None of the basic variable should be zero. None of the basic variable is zero. एक भी basic variable जीरो हो गया तो वो degenerate हो जाएगा। 21वां सवाल का सारे 14 तरह लग गए निशान। One of the basic solution of the following equations. Basic solution. बेसिक सॉल्यूशन क्या करना? 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और कांस्टेंट कितने हैं? 2। 3 माइनस 2 यानी एक वेरिएबल जीरो करेंगे आप हर बार। और कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन? मैक्सिमम एनसीएम 3C2 या 3C1। 3C2 कहेंगे तो भी 3 आ गया, तो 3 सॉल्यूशन इसके बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। और कह रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए, तो बेसिक सॉल्यूशन के पहली बात तो 2 को जीरो नहीं कर रहे आप, एक को जीरो करना है। फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बेसिक सॉल्यूशन तो फिर भी आ सकता है। डिमांड क्या होती है कि जैसे अभी मैं इस वाले को चेक करके दिखा रहा हूं आपको, x3 को जीरो करा, तो ये बाकी दोनों जो वैल्यूज है ना सेटिस्फाई करनी चाहिए पहले, तो इसे सॉल्यूशन होना जरूरी है। बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कोई सा भी आप नाम ले रहे हो, सॉल्यूशन तो है ना पहले। सॉल्यूशन मतलब कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराए। तो यहां पर अगर आप कर रहे हैं जीरो, ये x3 होगा, मिसप्रिंट है ये x3 है, ठीक है जी। थोड़ा मुर्गी से लग रहा है देखने में वो। तो जरा देखें 2 और 1 4 आ रहा है, 2 और 1 5 आ रहा है, सॉल्यूशन तो है। अब बेसिक के लिए एक तो ये जीरो करना होता है, जीरो किया हुआ है। फिर उसके बाद में इनका जो ट्रीटमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। x1 का कोफिशिएंट और x2 का कोफिशिएंट 1, इधर से 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, जीरो नहीं आ रहा। ये बेसिक सॉल्यूशन के लिए जरूरी होता है, ट्रीटमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब सी ही आपका आंसर हो जाएगा, तो वन ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगे। जैसे आप कहें 2 यहां पर रखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 यहां पर रखा, 1 यहां रखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सॉल्यूशन ही नहीं है। 22वां सवाल, कितने सवाल हैं भाई? 23 सवाल, ज्यादा सवाल। The solution set of linear equations, linear inequations, bounded, unbounded, empty, none of these। तो देखें यहां पर हमारे पास है 3x प्लस 2y। तो अगर आपने y को जीरो रखा तो x का मान आ गया 2, 1 2, और x को जीरो करा y का मान आ गया 3, 1 2 3। इन दोनों को मिलाया तो ये लाइन बनी हमारी, एक तो ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है,
ये लाइन आ गई, इस लाइन के ऊपर का रीजन है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये देखना यहां से तो नहीं पास हो रहा कहीं, ये 1 अगर मैं यहां रख दूं, x का मान 1, y का मान 3 आ रहा है, नहीं है ये, अरे नीचे से जाएगा, सॉरी नीचे से जाएगा, ये यहां से जाएगा अगर ये आपका 1 है तो। ये आया। अब ये देखें इसके भी ऊपर का रीजन है, इसके इधर का रीजन, इसका इधर का रीजन, ये सारा रीजन आ गया, और ये रीजन आपका अनबाउंडेड है, नो डाउट। रीजन पूछ रहा था, अनबाउंडेड है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है जी। नेक्स्ट, जिनमें हमें ड्रॉ करना पड़ा है ना, उसको खींच लेना फोटो उसका, तो क्या पता ये दोबारा हमें चेक करना पड़े, क्योंकि मेहनत करनी पड़ रही ज्यादा इसके अंदर फिर। ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मैक्सिमाइजिंग z 3x1 4x2 x1 plus x2 less than equal to 1, x1 plus x2 less than equal to 1 exist at point। एक तो ये गलत है, ये पॉइंट होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ प्रिंट है ये। और दूसरी बात, केवल एक कंस्टेंट लिया है इन्होंने, इसमें एक चीज चेंज कर लीजिए, क्योंकि इससे कुछ आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि x1 plus x2 less than equal to 1 हजारों पॉइंट हो गए। यहां पर आप देखें इन्होंने फिजिबिलिटी का ध्यान रखा है, तो आप भी ध्यान रखें फिजिबिलिटी की चीज होनी चाहिए, यानी कि यहां पर आप कहिए ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फंक्शन, तो इसमें होना चाहिए ऑप्टिमल एंड फिजिबल। फिजिबल भी लेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन, तो फिजिबल सॉल्यूशन लेंगे तो देखो कौन सा वाला दे रहा है, पहले सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इनमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है, 0 को 1 पर दे देगा, यहाँ पर रख दो 0 को 1, 4 वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू वही है। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वरना कोई आंसर पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपकी जो वैल्यूज हैं फिजिबिलिटी की तरफ भी होनी चाहिए। चलिए, ग्राफिकल मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग एन एलपीपी ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, 15 का आते रिपीट हुआ है, मतलब आप देखिए 23 क्वेश्चन पूरे आ गए उसमें एक ही साल में। A set of values of variables x1 x2 xn which satisfy all the constraints and non-negativity restrictions is called visible solution. Again, I think repeat मान सकते हैं इसे। If the value of the objective function z of an LPP can be increased or decreased indefinitely, such solutions are called unbounded. मेरे ख्याल है ये भी रिपीटिशन में आएगा, तो आप देखिए रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है एक ही पेपर में, 23 सवाल आ गए ना उसमें, और आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर। और में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, हमने 10 का एवरेज आ रहा था, शायद 11 का आ रहा था, और असाइनमेंट में भी ऐसी था 10 के आसपास का एवरेज था, और जो आपका वो था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में करीब था शायद 11 का एवरेज था, 11-12 का एवरेज था। A basic solution of an LPP is said to be non-degenerate basic solution, non-degenerate, none of the basic variable is 0। ये भी रिपीटेड है, अब तक सारे रिपीट हुए हैं। By graphical method the solution of LPP, क्या ये भी हुआ रिपीट? यस, मुझे लग रहा है ये, ना ये नहीं है, ये नहीं है, x1 x2, देखना जरा क्या हुआ है, ये नहीं है तो नहीं है, नहीं है ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो x1 plus x2 less than equal to 3, तो ये लाइन आ गई, ये 3,0, ये 0,3, और इसके ऊपर का रीजन, फिर x1 minus x2 less than equal to 1, x1 minus x2, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 1, ये आपकी लाइन कुछ ऐसी आ जाएगी, ये आ गई पहले वाला, ये वाला कंस्ट्रेंट, और इसके लेस देन 0 लेस देन 1, तो ये वाला रीजन आ गया, ठीक है जी। तो इसके इधर का ये रीजन हो गया कॉमन रीजन। ये सारा रीजन कॉमन रीजन ऊपर का। क्या पूछ रहे हैं, बाउंडेड एंड बाउंडेड, बताओ क्या है, बाउंडेड एंड बाउंडेड है, अनबाउंडेड। भाई x1 x2 को मान कितना बढ़ा लो आप, बढ़ता चला जाएगा। रीजन भी अनबाउंडेड है, सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड है,
सॉल्यूशन अनबाउंडेड होने के लिए रीजन का अनबाउंडेड होना जरूरी है, लेकिन रीजन अनबाउंडेड होते हुए भी सॉल्यूशन बाउंडेड हो सकता है। चले आगे। आइसोप्रोफिट मेथड फॉर सॉल्विंग द एलपीपी इज ग्राफिकल मेथड। ये भी रिपीट हुआ, केवल एक ही रिपीट नहीं हुआ और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। If there is no feasible reason in an LPP, then we say the problem has no feasible reason, no solution. No feasible reason means no solution. मेरे मुंह से निकला था ना ये आज, ये ऐसे सवाल था वो जो बोला था मैंने। ये अनबाउंडेड, अभी होता कैसे नहीं है कुछ, ये ना बन गया अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है ना, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन ही है। रीजन भी होता है अनबाउंडेड, रीजन भी अनबाउंडेड है। सॉल्यूशन अगर अनबाउंडेड है तो रीजन को अनबाउंडेड होना ही पड़ेगा, उल्टा जरूरी नहीं है सॉल्यूशन बाउंडेड हो रीजन अनबाउंडेड हो जाए। नेक्स्ट 30 हो गया। 31, the non-negative variable which is subtracted from the LHS of the following constraint to convert into equality is surplus variable. I think ये भी हम डिस्कस एक बार कर लिए हैं, मैंने कहा था 10-12 बार ये चीज आएगी, स्लैक सरप्लस कहां लगाते हैं। In LPP, if any one of the BI is 0, कोई सा भी BI 0 हो गया, then initial BFS is। ये क्वेश्चन पता है 2-3 क्वेश्चन आपने गड़बड़ कर दी, मैंने कहा था ये उसमें जाने हैं डिजेनरेसी वाले में। अब ये डिजेनरेसी वाला क्वेश्चन है, मतलब है क्या कि अगर कोई सा BI 0 हो गया तो उसमें सॉल्यूशन डिजेनरेट आना ही है। ये जानते हो आप, ये हमने सिंप्लेक्स में भी भोगा है और उसके बाद में डिजेनरेसी में भी देखा है, लेकिन ये इस चैप्टर के अंदर ये चीज नहीं आई थी। ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है कि अगर आपका कोई सा BI 0 हो गया, A = B जब लिखते हैं तो ये डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 17, कौन भाई है? अरे रोशन पुत्र कहां रह गए भाई? 17 पे, 17 में क्या कह रहे हैं? इफ M and N are distinct variables of constraints in an LPP, then the number of basic variables। ये मैंने समझाया था लेकर के, अगर वेरिएबल आपके M है, कंस्ट्रेंट आपके N है, तो 5 और 2 मान लिए। हमेशा वेरिएबल ज्यादा होने चाहिए, कंस्ट्रेंट कम चल जाएंगे, इक्वल भी चल जाते हैं। और अगर उल्टा हो जाए, सोचो अगर उल्टा हो जाए, इनकी बात से एक बात तो समझ में आ गई, अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा? फिर कुछ इक्वेशन रिडंडेंट होंगी। अगर उल्टा तो पक्का होंगी, मतलब वैसे भी हो सकती है रिडंडेंट, लेकिन फिर पक्का होंगी। अगर मान लो कंस्ट्रेंट ज्यादा हो गए, 5 कंस्ट्रेंट 3 वेरिएबल है, 2 तो पक्का बेकार है, उनकी जरूरत नहीं है ना। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन वो चल जाएगा, या फिर वेरिएबल ज्यादा कंस्ट्रेंट कम चल जाएगा, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक हो सकता है, BFS होता कुछ हो जाए, BFS सिंगल भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट में सारे BFS आते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं उनको हम। तो यहां पर कह रहे हैं M and N डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ये हमने मान लिया। तो कितने वेरिएबल जीरो करेंगे आप बेसिक सॉल्यूशन लाने के लिए? वो होता है M - N। तो आपने 3 वेरिएबल जीरो करे इस केस में जो बनाया मैंने, तो बचे कितने वेरिएबल? 2 बचे ना, 2 का मतलब N। तो N वेरिएबल हैं जो आपको बेसिक वेरिएबल्स मिलेंगे, द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। जो 0 वेरिएबल्स हैं ये होते हैं नॉन बेसिक। ठीक है जी, तो नॉन बेसिक 3 है, और जो बेसिक वेरिएबल 3 2 हो जाएंगे, फिर 5 तो टोटल थे ना, टोटल 5 थे। हाँ, जो आपने जीरो करे, ऐसे ध्यान रखो, जीरो जीरो जितने करे वो नॉन बेसिक है, और जो आप निकालते हो वो बेसिक है, बशर्ते कि उनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, रिपीटेशन करना पड़ेगा। देखो आप पूरा चीज एक बार फिर पढ़ो जाकर, मैं फिर कह रहा हूँ 3 घंटे का तो है ही प्रोसेस। 1 घंटा पहले पढ़ के आइए, 1 घंटा यहाँ पढ़िए मेरे साथ, फिर 1 घंटा घर जाके पढ़िए, और 1 घंटा वैसे ही पढ़ लो, गिनती गिनने की जरूरत नहीं है जी। क्या कह रहे हैं? वेरिएबल M है, हाँ तो ठीक है ना, वेरिएबल M है, वेरिएबल लिए मैंने M। अरे भैया M है, M and N आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट, पूरा पढ़िए। N कंस्ट्रेंट है, M वेरिएबल्स हैं, ये तो बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, आप पीछे बच गए, पीछे की तरफ ये। हाँ जी, आ जाओ। द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग LPP, कमेंट्स में आप लोग भी ध्यान रखो, किसी कमेंट आ रही हो। हाँ, गुड मॉर्निंग छोड़ दो, बाकी जो अच्छी कमेंट्स आ रही हो, किसी ने क्वेश्चन पूछा हो, किसी की गलती कोई रह रही हो,
तो हो सकता है वहां बैठे हुए कुछ लोग ऐसे गलतियां ढूंढ लें जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी इज, फिजिबल रीजन, फिर से ये सवाल शायद हमने कराई है ना करा, चलो कोई बात नहीं है जी। पेंटागन 5 आ रहे हैं, कर लिया सॉल्व। चलो जी, ये फिर आप रीजन बनाएंगे इसका, और अमेरिका का जो डिफेंस एरिया है उसका नाम रख देंगे पेंटागन, है ना उसका नाम, बिल्कुल पक्का। जो उनका डिफेंस रीजन है उसका नाम पेंटागन है। पेंटागन क्यों है? क्योंकि पेंटागन शेप में बनाया गया है 5 पहाड़ियों के बीच में, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित कहा जाता है, बाकी भगवान जाने। वन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, वन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन बताना है कौन सा। पहली बात तो देखो, एक को जीरो करना है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 2 1 आ रहा है, 2 1 आ रहा, अभी तो देखा था, ये तो वही सवाल है, वही सवाल है, बस ऑप्शन थोड़े अलग अलग कर दिए होंगे, इक्वेशन अलग है। 2 1 0 से नहीं आ रहा, आ तो रहा है 35। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, अच्छा सवाल बनाया। If z is equal to fx be the objective function of an LPP, then the maximum of fx is equal to, maximum of fx is equal to minimum of minus fx, minus minimum minus fx, या minus minimum of fx, या minimum of f of minus x। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, x की नेगेटिव तो करते ही नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है, दोनों की नेगेटिव नहीं लगाते। अब मैं आपको याद दिलाऊं, आपका जैसे z मैक्सिमम होता था, जरा ध्यान देना, टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, मान लो 3x1 प्लस 2x2 ऐसा हो रहा है, आप समझ गए आप। तो अब मिनिमाइज करना है, तो अब क्या करोगे जी, z डैश, और इसको करोगे माइनस z, तो माइनस z कौन सा वाला है, a वाला है, इसको लगाएंगे, ठीक है ना, एफ एक्स z है। ये क्वेश्चन अच्छा माना जाएगा, बुक में ना मिलने का सवाल, कोई कोई जेड में ही तो है, एफ एक्स में कहाँ है। और वहां पे बहुत से लोग तो वही पकड़ लेंगे, ये एफ एक्स कैसे आ गया, हमें तो पढ़ाया नहीं गया, एफ एक्स जेड पढ़ाया था, एफ एक्स में दे दिया। Which of the following point is not a vertex of the positive region bounded by the inequality? कौन सा इनमें से वर्टेक्स नहीं है? वर्टेक्स होने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 2 ही आ रही है ना। वर्टेक्स अगर होना है, या तो इनके साथ तालमेल बन जाए तो वर्टेक्स होगा, या इनके साथ बन जाए। चेक कर लें जरा, जैसे कह रहे हैं 0,2, तो 0,2 भाई देखो इस पे तो आ ही रहा है, ठीक है, इस पे देख लें 0,2 आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। 1,2 देखना जरा, उस पर तो नहीं आ रहा, लेकिन इन दोनों पे आना चाहिए 1,2, 1,2 लिया तो 1 और 2 ये आ रहा है, 1 और 2, 1 और 2 ये नहीं आ रहा, ये गलत है। 5 और 6 क्या रहा है, ये नहीं आ रहा ना, ये बेकार हो गया। 0 0 आ सकता है, 3 0, 3,0, 3 दूनी 6 आ रहा है, 3 पंजे 15 ये भी आ रहा है। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट ए वर्टेक्स, यही है नॉट ए वर्टेक्स, क्योंकि ये चारों सेटिस्फाई होने चाहिए थे। तो मतलब चारों होते या दो दो तो होते कम से कम, ये वाला नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही वाला करेक्ट है जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है। नेक्स्ट, every point of the isocost line within the feasible region yields, every point of the isocost line, iso वर्ड कहां यूज होता है, एक समान, एक जैसा, बराबर, तो z के लिए ना आइसोकॉस्ट लाइन, तो z का मान बराबर रहेगा उस लाइन के किसी पॉइंट पर, सेम वैल्यू ऑफ z। ये चीज हमने पहले भी कई बार यूज की क्वेश्चंस करते समय। नेक्स्ट, एटलीस्ट हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी 0, एटलीस्ट, देखो मैं आपने सही करी नहीं है, मैंने यहां पर ये एटमोस्ट करा था, ये गलत है। एक्चुअली एटलीस्ट का केस ही नहीं है, एटलीस्ट तो हो ही नहीं सकते, एटलीस्ट को काउंट नहीं कर सकते, कितने वेरिएबल जीरो करोगे, हाँ ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा कितने वेरिएबल है जिनको जीरो किया जा सकता है। एटमोस्ट हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी 0 फॉर ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अरे एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले तो इसे हटाऊं, पहले तो इसे हटाऊं, हाँ कभी गड़बड़ हो ही जाए। एक मिनट देख लो, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। एटलीस्ट हाउ मेनी वेरिएबल्स विल बी 0 फॉर ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस, ऑफ m इक्वेशन, आई पलट गया साहब, यहां पे आना चाहिए था, ऑफ n वेरिएबल्स,
n ग्रेटर देन m कितना होना चाहिए, n सर, ठीक है, सही है, n माइनस m होगा और ये एटलीस्ट ही रहेगा। मैं किसी और क्वेश्चन की बात करूँ, किसी और क्वेश्चन में वो चीज नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन में वो बात कर रहे थे कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन तो भाई एटमोस्ट की बात आती है, लेकिन यहां पर कह रहा है कितने वेरिएबल को जीरो करना है, ये ठीक है, क्वेश्चन भी करेक्ट है और ये ऑप्शन भी करेक्ट है। आइसो कॉस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द एलपीपी इज, पक्का रिपीट हो गया क्वेश्चन ये, वन ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, पहले देखो सेटिस्फाई होना चाहिए, 100 सेटिस्फाई हो रहा, नहीं हो रहा, ये नहीं है, सी वाला देखूं, 6 और 1 7, 6 माइनस 1 5, यही है, यही है, ट्रीटमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, -1 और -1 जीरो नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, a set of values of variables x1 x2 xn which satisfy the constraints of an LPP is called feasible solution। तीसरी बार है लेकिन ये n वेरिएबल से पहली बार डाला है, हाँ, the feasible region of the LPP is, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, निकालो, ऐसा मत सोचना कोई नियम ऐसा होता तो किताबों में लिखा होता, आपके जितने कंस्टेंट उतने वाले हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिसर्च आप बिना करे बता रहे हैं उसको लोगों ने पहले ढूंढ लिया है कि वो आई नहीं है सही, आपने कहा 4 है तो 4 पेंटागन हो जाना चाहिए, कि 4 है तो 5 हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1500, एक लाइन तो ये आ जाएगी, ये वाली, तो यहां पर ये 1500, 0 1500, 0, और हाँ बिल्कुल है, तो बता दो मुझे आंसर कितना आ रहा है आपका, चेक करना पड़ेगा रीजन के, ट्रायंगुलर है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, पेंटागन का मतलब 5 कोने होने चाहिए, 5 कोने आ रहे हैं, चलो जी आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसे, पेंटागन इसका आंसर आ रहा है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। नेक्स्ट, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी, ये बता रहे किताब में है, ठीक है ना, किताब में आप देख लेना, क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज सेड टू बी डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डीजेनरेट, डीजेनरेट, डीजेनरेट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एलपीपी हैज मैक्सिमाइज z 3x1 प्लस 2x2, ये शायद हमने करा है, नहीं करा, करवाओगे इसे फिर से, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये लाइन तो आ गई, ये वाली, ये लाइन, और इसके ऊपर का रीजन, और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर इक्वल टू 3, ये लाइन आप कुछ ये ले लो, चलो थोड़ी सा टेढ़ी, थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए थी ये, और इस लाइन के भी ऊपर का रीजन, ठीक है जी, तो ऊपर रीजन जाएगा पूरा, ये पूरा रीजन है, बात समझ में आ रही है, अनबाउंडेड रीजन, लेकिन मैक्सिमाइज करना है इसे, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम भी अनबाउंडेड जाएगा, दोनों प्लस के हो रहे हैं ना, x1 x2 दोनों को आप बढ़ा सकते हैं कितना भी, और ये प्लस होने की वजह से मान कितना भी बढ़ सकता है, तो इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ठीक है जी, अनबाउंडेड रीजन एज वेल एज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अगर यहां माइनस होता तब विचार करना पड़ता है। 45, the maximum number of basic feasible solution of a set of 3 equations and 4 variables, 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कितने, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, 4c3 यानी कि 4 सॉल्यूशन इसमें बीएफएस हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना, बेसिक फिजिबल भी और बेसिक भी, फिजिबिलिटी तो बात की चीज है, बेसिकनेस की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, द इनइक्वालिटी 2x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 ग्रेटर इक्वल टू 5,
कैन बी कन्वर्टेड टू इक्वलिटी बाय यूजिंग सरप्लस वेरिएबल। मेरे ख्याल है ये भी एक तरह से रिपीटेड ही क्वेश्चन माना जाए, लेकिन हाँ पूछने का तरीका अलग है, कोई कंप्यूटर इसको पकड़ नहीं सकता। इन ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द एलपीपी टू कन्वर्ट इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज वी, क्या करते हैं ग्राफिकल मेथड में इनइक्वालिटी को इक्वालिटी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एंड बोथ। ग्राफिकल में ये भी देख लो जरा, ये वाला है, ऐसे धोखा होता है। अभी बताया था एलपीपी में कहीं भी स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल ही नहीं करा, ठीक है ना। जो बोथ एंड भी कह रहे हैं तो वो थोड़ा ध्यान दें कि यहां पर जो है आपका ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स होता तो बिल्कुल आपकी बात सच हो सकती थी, है लेकिन उसमें भी कहां यूज करते हो आप ये तीन, स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल कुछ भी यूज नहीं करते उसमें, ठीक है जी। ये थोड़ा नीचे वाली स्क्रीन दिखा दो। अच्छा क्या कह रहे हैं, हाँ वो 1947 में है। अजी क्या कह रहे हैं, हाँ बढ़िया है, वो लोग जा जाके लौट के आते हैं ना। इन एलपीपी इफ एनी वन ऑफ द बीआई इज जीरो, एनी वन ऑफ द बीआई इज जीरो देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज। अगर वैसे बीआई जीरो, फिर से क्वेश्चन ये आ गया जो हटना चाहिए था, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है देखा जाए तो, चलो कोई बात नहीं, याद रहेगा फिर भी। 49 फॉर द एलपीपी टू मैक्सिमाइज 2x1 प्लस 3x2, ये शायद रिपीट हो रहा है, शायद तुक्का हुक्म होगा, सवाल ही देख सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी, दोनों बातें हैं। और नहीं तो एक काम करो ना, पुराना अपना हथियार लेते हैं, कौन से वाले मैक्सिमम आ रहा है और कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जरा देखना। जीरो सेटिस्फाई करेगा, करेगा 1 0 1 0 1 0 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, पक्का पक्का कर लिया ना सॉल्व। चलो जी फिर सॉल्व कर लिया, तो ये डी ऑप्शन लगा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चंस देखो इस तरह के आ रहे हैं हर पेपर में, कम से कम एक या दो सवाल मिल रहे हैं आपको, और मिलने भी चाहिए, क्योंकि इस वाले चैप्टर का ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट और ऐसा पार्ट छोड़ नहीं सकते, जैसे आप इसको तो करना ही है। तो दो क्वेश्चन आने में कोई दिक्कत नहीं है, 3 4 भी आ सकते हैं। और हाँ इस तरह के सवाल आएंगे तो टाइम लेंगे, तो आपके बहुत सारे सवाल ऐसे जो टिक लगाए जा रहे हो। एवरी पॉइंट ऑन आइसो प्रॉफिट लाइन in graphical method for LPP within the permissible region yields the same value of z. Again I think this should be repeated, है ना। LPP stands for, ये तो बता ही दो, मतलब शर्म भी तो नहीं आती है, सवाल पूछ रहे हैं यार, वो कुछ बच्चों को खिलाने के लिए भी होता है ना, खेलने के लिए है जी, पास कर रहे हैं, पास कराने के लिए मैंने पास कर रहे हैं। चलिए, which is convex combination of the points, ये क्वेश्चन तो गलत आ गया, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन लास्ट चैप्टर अलग है ये, चलो फिर भी कर लो। सी ऑप्शन ये गलती से आ गया, कैसे आ गया ये, which is convex combination which the following equations have how many basic solutions, इसको नोट कर लो जरा, convex combination क्वेश्चन आ गया है गलती से 52। the following system of equations have how many basic solutions, कितने हो सकते हैं basic solution, देखो बिना सोचे तीन मत कह देना, तीन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन है या नहीं वो पूछ रहा है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव हाउ मेनी, कितने हैं, ये नहीं कि बताओ कितने हो सकते हैं, इक्वेशन दी है भाई। चलो जी x3 को जीरो करा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2, और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ा तो 2x1 इज इक्वल टू 2, ये भी तो 2 ही है, तो 4, तो x1 इज इक्वल टू 2, x1 का मान 2 तो x2 का मान 0, ये है बेसिक सॉल्यूशन, एक है। फिर x2 को 0 कर दो तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 और x1 प्लस x इक्वल टू, ये नहीं है, दोनों सेम हो गया क्वेश्चन, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो एक कम हो गया। तीसरा वाला देख लो, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये तो ऐसे ही होगा जैसे ये था, तो ये इसमें दो बेसिक सॉल्यूशन है, ये है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक कट गया। चले आगे 54,
द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव फिजिबल, नॉन फिजिबल, बेसिक सॉल्यूशन। कैसे करोगे? यहां पर है आपके पास x1 प्लस x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस 0x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2। अब आपको कह रहे हैं कि एक फिजिबल सॉल्यूशन। चलो एक काम करते हैं, x1 को 0 करा, x1 0 करा तो x2 1 1, x3 का मान x3 माइनस 2, x1 को 0 करा तो x2 का मान 1 और x3 का मान -2। ये फिजिबल नहीं है, एक कट गया। अब जरा आप करिए x2 को 0, x2 को 0 करा तो x1 का मान आया 1, x2 को 0 करा तो x1 का मान 1, तो ये आ गया -1, x3 का मान चेक करना जरा, -1 ही आएगा ना, -1। ये भी नहीं है। अब करो जरा x3 को 0, x2 0 करा तो x1 का मान 2 और x1 और 2 यहां रखा तो 2 माइनस के 1, x2 का मान माइनस का 1, यानी एक भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। नो फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। नहीं, इसमें क्या कह रहा है? फॉलोइंग इक्वेशन है ए फिजिबल सॉल्यूशन, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए नॉन फिजिबल सॉल्यूशन, ए नॉन फिजिबल नहीं, सारे ही नॉन फिजिबल है। ए वर्ड से गड़बड़ पड़ रही है, देखो देखा जाए तो इसमें ये ए वर्ड से गड़बड़ है, वरना सारे ही नॉन ऑफ दीज लगा देंगे। ठीक है, कुछ तो भगवान के हाथ में छोड़ना पड़ेगा। नॉन ऑफ दीज, तो कोई सा भी सॉल्यूशन फिजिबल नहीं आ रहा। इसमें भी नेगेटिविटी आ गई, इसमें भी, इसमें भी। नेक्स्ट 55, द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज z x1 plus x2 subjected to the conditions। क्या ये एलपीपी है? बिल्कुल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, नॉट एन एलपीपी, लीनियर तो है ही नहीं। नेक्स्ट, द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। करेक्ट, किसने करा था? आएगा, हाँ 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 हाँ, जॉर्ज डेंटजिग ऐसा नाम था ना कुछ, 1947। वो चार्ल्स का वो कार्नेस अलग है, ए कार्नेस। चलो कोई बात, जॉर्ज डेंटजिग, जॉर्ज डेंटजिग। नाइनटीन 47, अरे 74 लिख गया। हाँ, इन्हें रखना चाहिए था कमला, बिमला, रमेश, सुरेश, ऐसे नाम रखने चाहिए थे, है ना। नाम बेकार रखते हैं, डेंटजिग कोई नाम है ये, चलो फिर भी आसान है। और वो नाम नहीं पढ़े आपने, डी मोइवियर, डी मोइवियर, है ना। मतलब फ्रेंच नेम में तो ऐसा होता है, कॉमे भी लग के आते ऊपर, रुक के बोलना होता है उन्हें। मैक ओ डॉयल है जी। चाइना वालों के नाम कुछ भी ले दो, कोई फर्क नहीं, चाइनीज चाइनीज नेम तो कुछ भी बोल दो आप। हाँ, लेटर है कहाँ उनके में? लेटर है ही नहीं। ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, एक बताना है, बेसिक भी, फिजिबल भी, और सॉल्यूशन तो अगर होना ही चाहिए। क्या क्या है भाई? ये x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 0x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 4। अब देख लो जरा, इसमें 1 और 4 रखा, 1 और 4, z 0 है ना, 1 सेटिस्फाइड, 1 और 4 यहां रखा, ये भी सेटिस्फाइड। x 0 y 7, y 7 7 7, ये तो नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है। 1 1 1, ये भी नहीं है सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ये देख लो, ये बेसिक होना चाहिए, फिजिबल तो हो रहा है, सॉल्यूशन भी है, बेसिक है या नहीं। बेसिक के लिए आपने z को 0 करा है और ये बेसिक है। z को 0 करते ट्रीटमेंट जो आ रहा है ना, 1 माइनस 0 1 आ रहा है। अगर आपने z को 0 कर दिया, z को 0 कर दिया तो ये ट्रीटमेंट 1 आ रहा है, नॉन जीरो। तो बेसिक सॉल्यूशन भी ये हो गया है, ये वाला सॉल्यूशन भी है, बेसिक भी है और फिजिबल भी है। वन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, एक एक पूछ रहा है, तो ठीक है देख लेते हैं ना वो सॉल्यूशन कौन सा है। चलो x3 को 0 करा, 1, 2, 1, 2, ये सॉल्यूशन ही नहीं है।
1,3 है, सॉरी 1,3 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, 1,3 ये आ रहा है। ये भी देखो डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं है, 1 -2 यही वाला बनेगा, यही बनेगा। और देख लें एक बार, x1 2 x2 1, ये तो हो नहीं सकता, उल्टा हो गया इसका। x1 का मान 2, x2 का मान 1, 2 1, सॉल्यूशन तो है। लेकिन अगर हम देखें बेसिकनेस इसकी, तो 1 1 और -2 -1 ये भी आना चाहिए। कैसे हो रहा है? x1 का मान 2 और 1 आ कहाँ रहा है? नहीं आ रहा भाई, यही गलत है, ये सॉल्यूशन ही नहीं है। वो तो आएगा तो एक ही, तो दो क्यों हो गए? तो मैं भी समझ रहा हूँ एक ही आना चाहिए, मैं तो चेक कर रहा था। x1 का 3, x3 का मान 1, 3 और 1, 3 दूनी 6 और 1, ये नहीं आ रहा, ये दोनों सॉल्यूशन ही नहीं है एक्चुअली। ए ऑप्शन करेक्ट। 59, फॉर द सिस्टम x1 + 2x2 + x3 + x4 = 6 एंड दिस, ये कॉमन होना चाहिए बीच में यहां पर। विच नॉन जीरो BFS इज डीजेनरेट? देखो डीजेनरेट के लिए पहली बात, डीजेनरेट के लिए जितने आपके टोटल वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है टोटल? 6, टोटल वेरिएबल 6 है। इक्वेशन कितनी है? 3, तो 6 - 3 3 जीरो होने चाहिए, तब वो नॉन डिजेनरेट होगा। अगर 3 से ज्यादा हो गए तो डिजेनरेट हो जाएगा। तो 3 से ज्यादा हो गए तो आपको चाहिए नॉन डिजेनरेट। नॉन, अच्छा डिजेनरेट पूछा है, तो डिजेनरेट में ये नहीं है, ये नहीं है, 3 जीरो आ रहे हैं ना। और BFS भी कहा है, 4 आ गए, अच्छा 4 आ गए इसमें, सॉरी 4 आ गए, ये तो गलत हो ही गया। खैर सी पक्का आ रहा है, ढूंढ लिया क्या? सॉल्व करा है मेहनत से? 6 6, 4 और 5, चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूं। 4 पर 6 आ रहा है और 5 पर 6 आ रहा है। चलो जी, सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं करेक्ट है। और जिनको निकालना हो इजीली देख सकते हैं कि आपको इसमें 3 वेरिएबल जीरो करने पड़ेंगे, तब जाकर के बाकी 3 की वैल्यू आती है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि एक जीरो और बन रहा है साथ साथ आसानी से। बिल्कुल 3 जीरो कर दिया आपने तो x4 का मान आ गया 6, फिर इन 3 में जीरो करे 5 का 6 आ गया, इन 3 जीरो करे x का 6 आ गया, यही वाला आ रहा है। और डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, तभी आता बेसिक फिजिकल सॉल्व। खैर वो डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है इसका। 60वां सवाल, which of the following method is not used to solve an LPP? पहले तो स्पेलिंग गलत हो गई टेलर साहब की, तायोलर। वो भी ऊपर से क्रोधित अवस्था में देख रहे होंगे अपने नाम को। हाँ अगर उनकी आत्मा यहाँ घूम रही हो, कहेंगे नाम बदल दिया मेरा। ठीक है मैंने कुछ नहीं करा इसमें, लेकिन नाम तो सही से लो, LPP में नाम तो सही से लो। नहीं, which of the following method है? कर ले तायोलर, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता। ए डीलर डील्स टू आइटम्स A एंड B, थोड़ा छोटा हो गया होगा स्क्रीन पर। हाँ सवाल थोड़ा बड़ा है, एक ही स्क्रीन पर आना चाहिए था। ही हैज रुपीज 50,000 टू इन्वेस्ट एंड स्पेस टू स्टोर एट मोस्ट 60 पीसेस। मेरे ख्याल है किताब का पहला सवाल है ये, किताब का ही पहला सवाल है। ईच आइटम A कॉस्ट हिम ₹400 एंड B कॉस्ट हिम ₹62 62 तो कहीं है ही नहीं, 60 होगा ये, B कॉस्ट 60। चलो देखते हैं। He can sell all the items that he buys, earning a profit of ₹50 for each item A and 10 for each item B. The formulation of this problem as LPP so that he maximizes the profit is, देखो पहली बात तो मैक्सिमम करना है उसे, तो X और Y आर्टिकल्स लेनी चाहिए। X मान लिए A आइटम के लिए और Y मान लीजिए B आइटम के लिए। तो आपको करना है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपको 400 और 100 तो कोई मतलब ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। 50x + 10y ये सही लग रहा है, ये भी नहीं है, फिर तो यही जाएगा। देखें जरा, कॉस्ट पड़ रही है इसके पास, ईच आइटम ए कॉस्ट ₹400, 400x तो टोटल यहां से आया। और ये गड़बड़ है साहब, ये मिसप्रिंट है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, बी कॉस्ट, ये चीज गड़बड़ है, वरना तो ये भी गलत हो जाएगा। और x + y 60 जरा देख लें, स्पेस टू स्टोर एट 60 पीसेस, तो ये भी सही जा रहा है।
यहां गड़बड़ है केवल, तो 50,000 जो इन्वेस्ट करने थे उसे, उसके हिसाब से या 62 कर लें या यहाँ 100 कर लें। क्या कर दूं, इसको 100 कर लेता हूं, बुक में शायद यहीं पर 100 है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुक में देखना 100 ही होगा वहां पर। पहला सवाल है एक्सरसाइज का, ए फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 आइटम्स। फर्नीचर डीलर, हाँ तो फर्नीचर नहीं देखा ना, मुझे पता है ना, उसने डीलर बदल दिया। नकलचियों के से बचने के लिए कराए ये। हाँ तो वो 1000 से मल्टीप्लाई करती है ना, 100 से। हाँ तो कुछ भी करते रहो, सवाल तो वही है। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी सेट टू बी ऑप्टिमल इफ, ऑप्टिमल कब कहा जाएगा, जब वो फिजिबल हो और ऑप्टिमाइज करो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, यही लग रहा है। इट इज नॉट फिजिबल एंड, ये गलत है। इट इज फिजिबल एंड डज नॉट ऑप्टिमाइज। भाई देखो, जो आपका सॉल्यूशन कह रहे हैं होगा ऑप्टिमल होगा, तो फिजिबल भी होना चाहिए और ऑप्टिमाइज तो करना ही चाहिए, ऑप्टिमल कह रहा है तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। By graphical method, the LPP to minimize z is equal to x1 plus x2 subjected to the 3 conditions. No feasible, infinitely many solutions, unbounded solution. करना पड़ेगा, मिनिमम वाला है। करो, हाथ पे हाथ रख के बैठो, करो। सॉल्व नहीं करना चाह रहे जो लोग जुड़े हुए हैं भाई, देखना जरा कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। है जी, शिव शक्ति, वो शिव शक्ति, अरे बाप रे। हाँ जी 5x1, हाँ ये सही कर लेते हैं, इसे x1 आएगा। फाइव एक्स वन प्लस 10x2 लेस इक्वल टू 50। हाँ जी बनाओ जल्दी जल्दी। शिव शक्ति ने बी बताया है, तो अभी देखें यहाँ पर जो शक्तियां बैठी हुई हैं उनमें क्या क्या बताया जा रहा है। x1 प्लस टू 1, चलिए तो ड्रॉ हो जाएगा। ये वाला देखें जरा, यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। तो x1 को 0 रखा, x2 को 1, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अंदाजे से बनाया है। x1 0, x2 1 5, और x2 को 0 करा, x1 का मान, x2 0 x1 10, तो 10, तो फिर 5 तो भाई पास ही पास लेना चाहिए। ये ऑप्शन बताने कौन सही है इनमें से। x2 को 0 करा, x2 को 0 करा, x1 10, तो दो दो को लेते, 2 4 6 8 10, दोनों दी जा रहा है। अच्छा जी, पहले मैं ही देख लूं। अब x1 0 करा, x2 मान आया 5 5, 2 4 5, यहाँ ले लेते हैं इसे। और जब आपने x2 0 का x1 10, 2 4 6 8 10 यहाँ पर, तो लाइन आपकी ये बनेगी, ये लाइन आ गई, और इस लाइन के नीचे का पोर्शन है, और x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल टू 1, ये तो पास से पास हो जाएगा, ये 1 ये हो गया, और इस लाइन के ऊपर का रीजन, और तीसरा है x2 लेस देन इक्वल टू 4, x2 वाला है भाई ये, x2 ये हो जाएगा यहां से, तो यहां पर ये हो गया x2 इज इक्वल टू 4, और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और ये है हमारे पास x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10। चलो जी, इसके नीचे का पोर्शन है, इसके नीचे का, इसके इधर का, इसके इधर का, तो ये आया, ये वाला रीजन हुआ। ये रीजन आया। क्या पूछ रहे हैं, नो फिजिबलिज्म, गलत बात। इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन गलत है, नन ऑफ दिस गलत है। सॉल्यूशन कह रहा है ना,
कितने पॉइंट पर सॉल्यूशन आएगा? सॉल्यूशन मतलब सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराता हो, सारे कंस्ट्रेंट्स को जो संतुष्ट कराए वो सॉल्यूशन है। अरे कितने पॉइंट है यहां पर इस रीजन में? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं यहां पर। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मजाक ना करें आप। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग एलपीपी टू मैक्सिमाइज z, x1 plus x2 is x plus x2 subjected to these three conditions। कोई कंडीशन है, क्या पूछ रहे हैं? द कोएफिशिएंट, बड़ा सिंपल, 2 3, कौन सा वाला? इसमें क्या लग गया है? इसमें लग गया है, इसमें लग गए हैं स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। तो पहले बना लो, 2x1 प्लस 3x2 और यहां पर है x1 प्लस 7x2। इसमें डाला हमने एक सरप्लस वेरिएबल, सॉरी स्लैक वेरिएबल, इसमें डालेंगे एक सरप्लस वेरिएबल। अब आप देख लो, 2 3 1 0 1 7 0, ये भी लेस देन इक्वल टू है भाई, ग्रेटर इक्वल टू है, ग्रेटर इक्वल टू, ये वाला बनेगा 2 3 1 0 1 7 0 -1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि एक स्लैक वेरिएबल आया है इसमें और एक सरप्लस वेरिएबल आया है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी टू मैक्सिमाइज z दिया 4x1 plus 5x2 subjected to these conditions। again we have to solve this problem। पहले आ तो नहीं गया ये? जल्दी नो क्या देते हो, देखते नहीं हो? नहीं आया? चलो जी करवाओ ड्रॉ। x1 plus x2 greater equal to 1, ये ले लिया, 1,0 और 0,1 पहला वाला कंस्ट्रेंट, और इसके ऊपर का रीजन -2x2 plus x1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी अगर x1 को 0 करा, x2 की वैल्यू 1, ये पॉइंट रहेगा, और जब x2 को 0 करा तो x1 की वैल्यू -1/2। तो -1/2 इधर कहीं ले लेते हैं, यहां ले लिया, तो ये पॉइंट आपका मिला दो इससे, तो ये लाइन आ गई, और ये लाइन है लेस देन इक्वल टू 1, तो इसके नीचे का पोर्शन लेस देन इक्वल टू 1 0 सेटिस्फाइड, ये पोर्शन हुआ। फिर इसमें अगर आपने x2 को 0 करा तो x1 की वैल्यू 1/4 कुछ यहां ले लिया, और x1 को 0 करा तो x2 की वैल्यू -1/2 नीचे आएगा, इसको मिला देते हैं, यहां से मिला दो चाहे, वैसे तो ये पैरेलल तो नहीं, हाँ पैरेलल, पैरेलल है ये लाइंस, ये लाइंस पैरेलल तो हैं, क्योंकि माइनस साइन से इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2x1 - x2, ये भी वही बन रहा है, लाइंस पैरेलल तो है, ये दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी, काटेंगे नहीं दूसरे को। दूसरी बात, इस लाइन के ऊपर का रीजन, ठीक है जी, तो इसके इधर का रीजन, इसके ऊपर का, इसके नीचे का, तो रीजन बन रहा है आपका ये वाला, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का रीजन है, ध्यान रखना, ये दो लाइन के इंटरसेक्ट नहीं हो रही, देख सकते हैं ना, यहां से इसको 2 से डिवाइड करो, 2x1 - x2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो, 2x1 - x2 सेम आ रहा है। अगर x1 x2 कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये तो मैथ्स का 9th कॉन्सेप्ट है। तो क्या कह रहे हैं, रीजन पूछा, सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन अनबाउंडेड बाउंडेड। अब देखो x1 से दोनों बढ़ रहे हैं, x1 भी इंक्रीज कर रहा है, x2 भी इंक्रीज कर रहा है, और ये बेस का प्लस का साइन है, इसका वाला सॉल्यूशन अनबाउंडेड, रीजन भी अनबाउंडेड है, सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड है। अच्छा, एक को बाउंडेड कर देते हैं, चलो ठीक है जी। नेक्स्ट, the non-negative variable which are added to left hand side of the constraint with less than equal to inequality to convert them into equalities are called।
सरप्लस पक्का, लेस देन इक्वल टू में स्लैक वेरिएबल होते हैं, कहाँ हैं आप? वही वही वही। If x1 is equal to 1, x2 is equal to 0 and x3 is equal to 1, be a feasible solution of the LPP, then to minimize 2x1 plus 3x2 plus 4x3 subjected to these conditions. एक फिजिबल सॉल्यूशन दिया है, ये फिजिबल सॉल्यूशन कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं गिवन फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक, नॉन बेसिक, नॉन डिजेनरेट, डिजेनरेट। पहली बात देखो, एक ही जीरो आ रहा है तो डिजेनरेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन कह दिया है। और आपको देखना है कि ये नॉन डिजेनरेट है, तो नॉन डिजेनरेट तो ये है, नॉन डिजेनरेट है। बेसिक देखो पहले, बेसिक है या नहीं? बेसिक के लिए जो बचे हुए दो वेरिएबल होते हैं उनका डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया तो बेसिक नहीं होगा, यानी ये और ये और ये, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 4, -4 -2 नहीं है जीरो, तो बेसिक भी है। गिवन फिजिबल सॉल्यूशन इज बेसिक, बेसिक बेसिक तो है। एक्चुअली क्या ये दोनों चीज अलग अलग होती हैं, बेसिक नॉन बेसिक होना, चलो इनमें से एक सही होगा, लेकिन बेसिक वाला नॉन डिजेनरेट डिजेनरेट दोनों हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है ये थोड़ा गलत है, क्योंकि x1 और x3 दोनों 1 देख करके 0 दे दिया, तो ये यहीं पर सॉल्यूशन जो है आपका नॉन डिजेनरेट तो हो ही गया है। सॉल्यूशन है, देख लें, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है। अरे भैया हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यकीन दोनों करना है, ब्लंडर कर रहे हैं। ये और ये है हमारे कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट है दोनों, चलो ठीक है। फिर से देखो, अब आपको देखना है कि ये हाँ नॉन डिजेनरेट तो ये है, अब देखना बेसिक है या नहीं। बेसिक के लिए x2 को 0 कराए तो 1 1 1 1, फिर ये नहीं है, बेसिक नहीं है। अब बेसिक नहीं है तो नो बेसिक नो बेसिक, ये भी गलत है वर्ड भैया, तो कहता नॉन बेसिक। चलो खैर, अब ये जो पूछना चाह रहे हैं उसके हिसाब से कहें तो ये नॉन डिजेनरेट हो गया है, ठीक है, तो आप नॉन डिजेनरेट लगा दीजिए। लेकिन आपको मैं बता दूं बेसिक नहीं है तो नॉन बेसिक भी इसका आंसर रहेगा, मैंने लगा दिया दोनों पर। नॉन डिजेनरेट के लिए जितने बेसिक वेरिएबल होते हैं वो 0 नहीं होने चाहिए, और एक ही वेरिएबल तो 0 करोगे आप, इसमें से एक वेरिएबल 0 करा तो जो 0 करा वो नॉन बेसिक, और जो वैल्यू निकालते हो वो बेसिक। अब बेसिक वेरिएबल कोई सा 0 हो गया तो फिर वो हो जाता है डिजेनरेट, और दोनों नॉन जीरो है तो फिर नॉन डिजेनरेट, ये ध्यान रखना। If in an LPP rank of AB is equal to K less than equal to N, the number of unknowns, यहां पर N number of unknown दिया है, M number of constraints, K rank है, then in M constraints there will be M minus N redundant, N minus K redundant, M minus N plus K redundant या M minus K redundant, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? बहुत मतलब बढ़िया सवाल है ये भाई, कुछ तो क्वेश्चन रेगुलर चॉइस के हैं ही हैं, ये अकेला ऐसा सवाल है जो बड़ी खूबसूरती से बनाया गया, और इसका आंसर आपको किताब में पढ़ के नहीं मिलने वाला, कोई समझाने वाले समझाएगा। आपको मैंने थोड़ी पहले बताया था रिडंडेंट इक्वेशंस वो होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है ना, जिनका कोई सॉल्यूशन प्रभाव नहीं पड़ता। तो रैंक के बाद में जितनी इक्वेशन सारी की सारी वो बेकार है, जो रैंक आ गई वहीं तक आपको इक्वेशंस काउंट करनी होती हैं। आपको जब बेसिक सॉल्यूशन लिखवाया गया है वहां पर भी देखना, रैंक की अगर बात की गई है तो जितनी रैंक है उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए, सॉरी जितने जितने उतने कंस्टेंट होने चाहिए, उतने कंस्टेंट होने चाहिए। तो एम अगर आपका रैंक आया तो एम ही कंस्टेंट लिए गए हैं उसके अंदर, एन नंबर ऑफ वेरिएबल एम नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, देख लो आप, लिखा होगा या फिर आपकी किताब में भी होगा। तो यहां पर जो आंसर है वो एम माइनस के होगा, एम नंबर ऑफ कंस्टेंट्स, कितने कंस्टेंट्स हैं उनमें से आप रैंक को हटा दो, उतनी इक्वेशन आपकी रिडंडेंट हो जाएंगी। बहुत ही क्लेवरली बनाया गया सवाल ये। नेक्स्ट, तो यही तक करते हैं आज, तरह तक के हो गए हैं, और बाकी क्वेश्चन फिर कल निपटाते हैं। इसमें 67 हो गए, आधे करीब हो गए हैं, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। कल इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो आपके 18 से लेकर के और 22 तक के सारे सवाल उसमें आ जाएंगे। ओके, गुड डे एवरीवन।